मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है स्वस्थ होगे, घर पे होगे अपने अपने। ठीक है। क्लास 8 हिंदी 1। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा एवं व्याकरण। उसमें हम लोगों ने व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति, ये सारी चीजों का अध्ययन किया गया था। दूसरा चैप्टर है बच्चों वर्ण विचार। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार, सबसे पहले हम आते हैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है। तो जब भी हमें कुछ बोलना होता है या अपनी बातों को कहना होता है तो सबसे पहले हमारे मुख से कुछ आवाज निकलती है। आवाज ही तो निकलती है, फिर उसी आवाज को अगला व्यक्ति समझता है। तो हमारे मुख से सबसे पहले क्या निकलती है? आवाज निकलती है। आवाज, यदि इसको थोड़ा व्याकरणिक शब्दों में कहें तो क्या बेटा? ध्वनि। व्याकरणिक शब्दों में कहें तो ध्वनि, अर्थात हमारे मुख से जो आवाज निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि। और जब हम इन्हीं ध्वनियों को लिख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, तो यही ध्वनियां क्या बन जाती हैं? वर्ण बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? वर्ण। अर्थात हमारे मुख से जो आवाज निकलती है वह ध्वनि है, और जब इन ध्वनियों को हम लिख देते हैं, चिन्हों के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वर्ण हो जाते हैं। अर्थात ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे यदि मैं बोलूं अ, आ, क, ख, ये सब क्या है? वर्ण है। जो मैं बोलूं वह ध्वनि है, और जब उन ध्वनियों को हम लिख देते हैं तो वह ध्वनि चिन्ह क्या हो जाते हैं? वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण। अब ये वर्ण जो है किसी भी भाषा के प्रारंभिक स्तर होते हैं। अतः यदि कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अर्थात भाषा कहाँ से शुरू होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा अंग क्या है, तो क्या होगा बच्चों? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण। क्लियर है? क्योंकि सबसे पहले कुछ भी भाव को व्यक्त करना है या बोलना है तो हमारे मुख से आवाज निकलेगी, अर्थात ध्वनि निकलेगी, और जब हम उस ध्वनियों को लिख देते हैं तो वह ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, क, ख, ग। पिछली कक्षा में पढ़े होंगे सभी लोग कि वर्णों के संयोग से क्या बनता है? शब्द। शब्दों के संयोग से क्या बनता है? वाक्य। लेकिन इन सब में जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? सार्थक। क्या है? सार्थक। अर्थात कि वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है। देखें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ध्वनि। कि हमारे मुख से जो भी आवाज निकलती है वो क्या हो गई? ध्वनि हो गई। क्लियर है? ध्वनि के बाद जब हम ध्वनियों को लिख देते हैं तो वह ध्वनि क्या हो जाती है? वर्ण हो जाती है। ठीक। अर्थात सबसे पहले जो है वो क्या है? ध्वनि है। ध्वनि के बाद क्या बना? वर्ण। ठीक। और वर्ण, और जब हम वर्णों का सार्थक मेल करते हैं, यानी वर्णों का जब भी हम मेल करेंगे तो वो क्या बनेगा? शब्द। शब्द चाहे सार्थक बने या निरर्थक, लेकिन ध्वनि से बना वर्ण, वर्ण से बना शब्द, और इन शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और इन्हीं वाक्यों के द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात यह सब भाषा के अंग है। ये सब क्या है? भाषा के अंग। अब ऐसे हम देखें कि पहले ध्वनि है, फिर ध्वनियों से वर्ण है, फिर वर्ण से शब्द है, और फिर शब्द से क्या है? वाक्य है। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई, मानी जहां से भाषा प्रारंभ होती है, वो क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। ठीक। लेकिन ध्वनि को हम लिख नहीं सकते,
उच्चारण कर सकते, बोल सकते, क्योंकि जब भी हम ध्वनि को लिख देंगे तो वह ध्वनि ना होकर के क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। क्लियर? तो इसलिए ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, और वर्णों के संयोग से शब्द, और शब्दों के सार्थक सहयोग से वाक्य बनता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लेकिन यह ध्वनि कौन सी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। कौन सी इकाई है? मौखिक, माने केवल बोला जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो गई? ध्वनि हो गई। और जब इस ध्वनि को हम लिख देते हैं तो यह क्या हो जाती है? वर्ण हो जाती है। इसीलिए जब भी पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह क्या होगा? वर्ण होगा। ठीक है? वर्ण से भी छोटा क्या होता है? ध्वनि। लेकिन ध्वनि को हम लिखते नहीं है। यदि ध्वनि को हम लिख दिए तो ध्वनि क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण हुआ, फिर वर्ण के बाद शब्द बना, और शब्द से क्या बना? वाक्य। आज हम इन्हीं अंगों पर विचार करेंगे और इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्वनियों के रूप को, या ध्वनियों को जो हम लिख देते हैं, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक संयोग से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द के सार्थक संयोग से क्या बनता है? वाक्य बनता है। क्लियर है? देखें आगे क्या है, तो आगे दिया है वर्णमाला। ठीक, वर्ण तो हम लोग समझ गए कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब हम आते हैं वर्णमाला। कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, अधिकतर लोग यही कहते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसा ही अधिकतर लोग कहते हैं। लेकिन ये बताओ बच्चों कि यदि हमारे पास खूब सारे हम मोतियों को रख लें या फूलों को रख लें, तो क्या उन्हें हम फूलों का समूह कहेंगे कि माला कहेंगे? यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फूल है और मैं उसे एकत्रित कर लिया हूं, रख लिया हूं, तो वो माला नहीं कही जाएगी, बल्कि क्या कही जाएगी? फूलों का समूह कहा जाएगा। वो माला कब बनेगी? तो जब उन फूलों को एक व्यवस्थित क्रम में क्या किया जाए? गूथा जाए, पिरोया जाए। ठीक है? तो वैसे ही वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं करते हैं, बल्कि वर्णों को जब एक क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, उसको सुव्यवस्थित रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है? अर्थात वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को। ठीक है? कि वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? तो हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, और फिर हमने पढ़ा क्या कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब कोई भी यह नहीं कहेगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि यह परिभाषा क्या रखा? गलत है। ठीक है? केवल फूलों के समूह को माला कहते हैं, गलत है। मोतियों के समूह को माला कहते हैं, गलत है। जब तक कि मोतियों को या फूलों को एक निश्चित क्रम में न गुथा जाए, तब तक वो माला का रूप नहीं लेगी। वैसे ही यदि वर्णों को भी एक निश्चित क्रम में न रखा जाए, व्यवस्थित न रखा जाए, क्रमबद्ध न रखा जाए, तो वह माला नहीं बनेगी। इसलिए वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला हो गया। और अब हम पढ़ते हैं वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। हाँ देखिए बच्चों, वर्ण हम लोग समझ लिए और वर्णमाला समझ लिए, और अब क्या पढ़ना है? वर्ण के भेद। हाँ देखें, तो वर्ण के जो है 3 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? बचपन से तुम लोग पढ़ते आए हो। स्वर, हाँ वर्ण के भेद, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, और जो तीसरा है ये क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह अर्थात वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, और तीसरा क्या है? अयोगवाह। 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। और यदि हम तीनों प्रकार को इसके पढ़ लें,
इसके तीनों प्रकारों को पढ़ लें कि स्वर किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, तब हमारा यह जो वर्ण है पूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा कि स्वर, क्या पढ़ते हैं, स्वर, कि स्वर किसे कहते हैं। देखें स्वर बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़े कि स्वर किसे कहते हैं। तो जो ध्वनियां क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जो ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। या यूं कह लें कि जिनके उच्चारण में जो है हवा निर्बाध रूप से बाहर निकलती है। हम कुछ भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, वायु, हवा निकलती है ना। अर्थात जो स्वतंत्र होती हैं वे ध्वनियां स्वर होती हैं, या जिनके उच्चारण में हवा जो है मुख से सीधे बाहर निकले, बिना किसी रुकावट के बाहर निकले, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है हमारे मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकले, कहीं भी उसे रोक न हो, बेरोक से, बिना रोक से यदि हवा बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें बच्चों, स्वर जो है 11 प्रकार के होते हैं। कुछ किताबों में 8 देता है, कहीं 9 देता है, कुछ में 13 देता है, लेकिन कुछ नहीं। स्वर कितने होते हैं, तो स्वर निश्चित रूप से कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, कभी भी 13 या 8 ये नहीं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और ये हो गया री। सबको स्पष्ट होगा। स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं। कौन कौन, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और री। इन्हें स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा जो वायु है, जो मुख विवर में जो वायु है या मुख से जो हवा है वह स्वतंत्र रूप से निकलती है, वह कहीं भी रुकती नहीं है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है या जो ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वर होते कितने हैं, 11 होते हैं। ठीक है, अब इन 11 में भी कई प्रकार के होते हैं। हमने तो ये पढ़ लिया स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो 11 आते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, स्वर के प्रकार, कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं। हाँ देखिए बच्चों, स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और जो तीसरा होता है वो है प्लुत स्वर। ठीक है, कि स्वर कितने प्रकार के होते, स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब हमें इन्हीं का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। हाँ देखें, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है, देखिए अ, ई, उ और री। इनकी संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वर की 4। माने हिंदी वर्णमाला में जो ह्रस्व स्वर हैं वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 क्या है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर अर्थात जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं,
हर्ष स्वर नाम, और दूसरा देखें नाम से ही स्पष्ट है क्या, दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर। नाम से ही, दीर्घ माने बड़ा, अधिक, अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का दोगुना समय लगे, अर्थात ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखें ये अ ह्रस्व स्वर, ये क्या है उसका बड़ा रूप, आ कम समय लग रहा है, ह्रस्व स्वर, आ उसी का क्या है, बड़ा रूप, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी दीर्घ स्वर कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने हो गए, 4 हो गए, दीर्घ स्वर कितने हो गए, 7। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, या यूं कह लें कि ह्रस्व का दोगुना समय लगता है या ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। क्लियर है, चलिए। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लूत स्वर। क्या पढ़ा था, प्लूत स्वर। ठीक है, लेकिन प्लूत स्वर जो है, प्लूत स्वर, इसे प्लूत स्वर कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगे, या यूं कहें कि सबसे अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है या सबसे अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। और प्लूत स्वर को कैसे हम प्रकट करते हैं, तो प्लूत स्वर का जो है केवल ऐसे चिन्ह बना देते हैं, स्वर के आगे यह चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूत स्वर हो जाएगा। जैसे कि कभी भी रामचरितमानस पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं या प्राय संस्कृत में जब भी हम पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसे लिखा होता है, यह चिन्ह देखने को मिल जाता है, ओम। ठीक है, अब यह जो लिख दिया गया बेटा, इसका मतलब क्या है कि इस पर हमें जोर देना है। प्लूत का मतलब क्या है कि सबसे अधिक समय लगना है, अर्थात ओम, ओम, ये प्लूत स्वर। प्लूत स्वर का चिन्ह ये होता है, और इसका मतलब क्या होता है कि हमें उस पर लंबी लंबी सांस खींचनी है, अधिक समय देना है। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में उससे अधिक समय लगता है, और प्लूत में सबसे अधिक समय लगता है। अतः इसका उच्चारण ओम नहीं होगा, क्या होगा, ओ। ठीक है, संस्कृत में जब देखेंगे, जब वैदिक संस्कृत देखेंगे तो वैदिक संस्कृत में अधिकतर में मिलता है कि शब्दों के बीच में ऐसे ऐसे है, अर्थात क्या कि उन्हें ज्यादा लंबे समय तक खींचना है, माने अपनी सांस को और अधिक लंबे समय तक खींचना है और अधिक समय देना है। तो इस प्रकार देखें, हमने क्या पढ़ा कि स्वर जो ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं या जिनके उच्चारण में मुख विवर से वायु जो है बिना किसी रुकावट के निकलती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और हम लोग पढ़े स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर की जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो क्या है, ह्रस्व स्वर, और इनकी संख्या कितनी है, 4। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगे या अधिक समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 7। और तीसरा जो स्वर था क्या, प्लूत स्वर, कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना या यूं कहें कि सबसे अधिक समय लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। और प्लूत स्वर को कैसे प्रकट करते हैं, इस चिन्ह से प्रकट करते हैं, जो दिखने में अंग्रेजी के यस के जैसा लगता है। अधिकतर आजकल तो गानों में देखते होंगे कि 13 13 13 सुरूर ऐसे लिखा रहता है। उसका मतलब क्या कि अपनी आवाज को, अपनी सांस को उतनी दूर तक खींचना है। प्राय इसका प्रयोग संस्कृत में भी होता, वो भी किस संस्कृत में, जो वैदिक संस्कृत है। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं कि यह जो दीर्घ स्वर है,
स्वर तो 3 ही होते हैं, पढ़ लीजिए। अब दीर्घ स्वर में देखें, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये जो आ है, ये तो लगता है कि अ का ही बड़ा भाई क्या है, आ, माने अ छोटा है और उसी का बड़ा रूप क्या हो गया, आ हो गया। ये ई जो है ये क्या लगता है, इस ई का बड़ा भाई है, माने यह छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, ई। और ये क्या है, उ। ये भी लगता है ये जो उ है, इस उ का क्या है, बड़ा भाई है, माने उ से क्या बन गया, उ। तो ये तो लग रहा है कि ये ह्रस्व ये छोटे भाई हैं और ये उनके क्या है, बड़े भाई हैं। लेकिन ये देखें, ए, ओ, औ, ए, ओ, औ, ये क्या, तो देखें दीर्घ स्वर में ही एक स्वर है जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। यह दीर्घ स्वर में ही आता है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई, 7 है, और इसी दीर्घ स्वर में ही एक स्वर आता है क्या, संयुक्त स्वर, अर्थात ऐसे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बनाए गए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, जो किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में ही आते हैं। जैसे मान लो बच्चों दिया है क्या, ए दिया, जैसे मान लो हम अ और ई को मिलाते हैं, ये क्या बन गया, ए बन गया। अ और ई ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ए, माने इस ए का उच्चारण क्या है, आई, माने अ और ई, आई। और फिर इसमें हम क्या जोड़ दिए, ए, तो ये क्या हो गया, आए। ठीक, अब देखें अ में क्या जोड़ दिए, उ, तो क्या बना, ओ। और फिर इसी अ में क्या जोड़ दिए, ओ, तो ये क्या बन गया, औ हो गया। देखिए बच्चों, हो सकता है स्पष्ट दिखाई न दे रहा हो, लेकिन शब्दों पे ध्यान दें, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुने कि अ और ई को जोड़ा जाए तो क्या बना, ए, माने ए मतलब क्या, ए जिसे हम कहते हैं, अ और ई मिलके ए, और फिर अ में इस ए को जोड़ दो तो क्या बन गया, ए। अ में उ को जोड़े तो क्या बन गया, अ और उ मिलके क्या बन गया, ओ। और अ में फिर ओ को जोड़े तो ये क्या बन गया, औ। माने देखा जाए तो अ, ई, उ ये स्वर थे, इनसे क्या बना, आ, ई, उ बना, और फिर इन दोनों को जब मिला दिए तो क्या बन गया, ए, ओ, औ। अर्थात दीर्घ स्वर में ही संयुक्त स्वर भी होते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 संयुक्त स्वर। अर्थात जब 2 स्वरों के मेल से एक नया स्वर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए, ओ, औ, अ प्लस ई, ए, अ प्लस ए, अ प्लस उ, ओ, अ प्लस ओ, औ हो गया। ठीक है, लेकिन ये संयुक्त स्वर आते किसमें है, दीर्घ में ही आते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने क्या देखा, हमने देखा कि मूल रूप से जो स्वर है वह अ, ई, उ यही है, अ, ई, उ, री। इसका भी बड़ा रूप होता है री, लेकिन वो हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। वो बड़ा री जो है संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में उसका प्रयोग नहीं होता है। तो मूल रूप से देखा जाए तो अ, ई, उ, री यही स्वर हैं। इन्हीं स्वरों से क्या बना, तो ये दीर्घ स्वर बना, और इन्हीं दोनों के संयोग से क्या बना दिए हम, संयुक्त स्वर। तो यदि कहा जाए कि इन सारे स्वरों मतलब जो 11 स्वर हैं, 7 4 11, इन 11 स्वरों का मूल स्वर कौन है, मान किन से ये 11 स्वर बने हैं, तो देखा जाए तो जो मूल स्वर है वह ह्रस्व स्वर ही है। अर्थात जब भी पूछा जाए कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो बेटा जो ह्रस्व स्वर है उस ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। जितने भी ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री, अर्थात यही ह्रस्व स्वर क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं मूल स्वरों से दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति होती है। जैसे अ से ही बड़ा रूप क्या बन गया, आ, ई का ही बड़ा रूप क्या बन गया, ई, उ का ही बड़ा रूप क्या बन गया, उ, और फिर इन दोनों के संयोग से क्या बन गया, ए, ओ, औ। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4, जिन्हें मूल स्वर ही कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर कितने हैं, 7, जिनमें से 4 क्या है, संयुक्त स्वर हैं। और 7 और 4 कुल मिलाकर स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और प्लुत स्वर का जो है केवल इसको इस चिन्ह से प्रकट किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक समय लगता है। और जिस स्वर के बाद यह लगा होता है, उसके आगे यह लगा होता है, हमें उसे क्या करना होता है, खींचना होता है। जैसे ओ,
ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या, स्वर किसे कहते हैं और स्वर के भेद कितने हैं। तो हमने पढ़ा कि स्वर जो स्वतंत्र ध्वनियां हैं वह स्वर हैं जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध रूप से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है और स्वर के 3 प्रकार हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है या हर्ष स्वर का 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 7 है। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं और इसे इस चिन्ह से प्रकट करते हैं। जिस स्वर के आगे यह चिन्ह लगा होता है हमें उस स्वर को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, सांस को लंबा करना पड़ता है। जैसे ये लिखा है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ओम। ठीक है, ये था क्या, स्वर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं अब आगे व्यंजन। ये सब क्या थे, स्वर। अब हम आते हैं व्यंजन पे। देखिए बच्चों, स्वर हो गया, हाँ व्यंजन। हाँ, अब आते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, इसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। हालांकि पिछली कक्षाओं में तुम लोगों ने अवश्य इसका अध्ययन किया होगा, फिर भी उसी को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़े रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो भाई सिंपल सी परिभाषा कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। भाई स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमें किनकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। या यूं कहें कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख में टकरा करके बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। माने जिन वर्णों के उच्चारण या जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, इसको किसी की सहायता से ही बोला जाता है। यदि स्वरों की सहायता न ली जाए तो इनका उच्चारण संभव नहीं है। अर्थात व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले ध्वनियों को, वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्लियर है, जिन वर्णों का उच्चारण या जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। या फिर यह कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है हमारे मुख से टकराती हुई बाहर निकलती है वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। क्लियर है। अब आते हैं, पढ़ना है क्या, व्यंजन के भेद, कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। भाई स्वर के तो भेद हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्वर के 3 भेद होते हैं। अब क्या पढ़ना है, व्यंजन के भेद, कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो देखें, व्यंजन के भी जो है 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं व्यंजन के, 4 भेद होते हैं। ठीक है, देखें पहला दिया है स्पर्श व्यंजन। देखें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। हाँ देखिए बच्चों, व्यंजन हम लोग वर्ण पढ़ रहे थे तो वर्ण पे हम लोगों ने 3 पढ़ा था ना। एक क्या पढ़ा था, स्वर पढ़ा, और एक क्या है व्यंजन, और एक क्या है अयोगवा। तो स्वर हम लोग पढ़ लिए, अब व्यंजन पढ़ना है। तो व्यंजन किसे कहते हो गया, व्यंजन के भेद में स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और एक होता है बेटा संयुक्त व्यंजन। हाँ देखें व्यंजन के भेद, तो व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन,
उसमें व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब हमें इन्हीं चारों का जो है विशेष रूप से अध्ययन करना है, तब हमारा व्यंजन क्या होगा, पूर्ण होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन नाम से ही स्पष्ट है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श, स्पर्श माने छूना, टच करना, अर्थात जिनके उच्चारण में हमारी जो जीव है, जिनके उच्चारण में हमारी जो जीव है, कभी कंठ को, कभी तालु, हमारी जीव जो है कभी तालु को, कभी मुर्दा को, कभी दांत को, माने कहीं ना कहीं स्पर्श करे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में हमारी जो जीव है वो मुख के अंदर किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करे, टच करे, छुए, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नाम से यह स्पष्ट है कि व्यंजन के भेद, पहला व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन। कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में हमारा जीव जो है कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दांत को कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करे, टच करे, उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, देखा जाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो व्यंजन हम पढ़ते हैं। देखें, बचपन से पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ाई स्टार्ट हुई है हिंदी की। क, ख, ग, घ, ग, ठीक है। च, छ, ज, झ, इ। देखिए बच्चों, ये नीचे जो हलंत लग रहा है इसका मतलब क्या, ये नीचे जो हम हलंत लगा रहे हैं इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब ये है कि यह जो क है यह क्या है, अक्षर है। क क्या है, अक्षर है। और इस अक्षर में दो वर्ण मिले हैं। दो वर्ण कौन कौन से हैं, तो लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने जो इसे स्पष्ट नहीं किया, फिर बता दे रहा हूं कि क क्या है, एक अक्षर है और इसमें क्या है, दो वर्ण है। कौन दो वर्ण है, स्वर और व्यंजन। क्योंकि जब स्वर और व्यंजन मिलेंगे तभी यह क बनेगा। अब क में देखें, ये क अ, माने इसमें अ स्वर है और ये क पीछे हल्के क्या है, व्यंजन है। यदि इन दोनों को स्वर और व्यंजन को एक में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क, माने एक अक्षर बन जाएगा। ठीक है, जिसे हम नागरिक वर्ण भी कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन को जोड़ देंगे तो एक पूर्ण हमारा अक्षर होगा। और यदि इसमें देखा जाए कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, तो जो इसमें मात्रा है वो स्वर है और बाकी जो मूल है वो क्या है, व्यंजन। यानी सभी वर्णों में जो हम हलंत लगाते हैं इसका मतलब क्या है कि यह 24 कैरेट के प्योर क्या ये व्यंजन है। इसके अंदर से स्वर क्या हो गया, निकल गया है। ठीक है, हम व्यंजन ही पढ़ेंगे। च, छ, ज, झ, ञ, क, ख, ग, घ, छ, छ, ज, झ, ञ। फिर देखें, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ट, ठ, ड, ढ, ढ़। आते हैं त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखिए बच्चों हम व्यंजन पढ़ रहे हैं और व्यंजन का जो पहला भेद हम लोगों ने पढ़ रहा है, वो पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्श व्यंजन। कि स्पर्श व्यंजन तो हमने पढ़ा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में या जिनके उच्चारण में हमारा जो जीव है, हमारी जो जीव है, कभी कंठ को, कभी तालु को, कभी मुर्दा को, कभी दांत को, माने कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कि जिनके उच्चारण में जो है जिह्वा हमारे मुख के अंदर के किसी न किसी अंग को स्पर्श करे, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं। देखिए बच्चों, अ, क, ख, ग, छ, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद हम देखते हैं तो य, र, ल, व। इन सब में 5 5 5 5 है, लेकिन इसके बाद से कितने आ जाते हैं, 4 4 हो जाते हैं। जैसे य, र, ल, व, श, 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 छ, त्र, ज्ञ, मतलब उनकी कैटेगरी अब यहाँ से क्या हो गई,
चेंज हो गए, बदल गए। तो जो 5 5 है उनको देखते हैं कि क्यों इनको 5 5 को एक साथ रखा गया। ठीक, क देखिए हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, ग। तो ये सबका जो उच्चारण करने का जो तरीका है, क, ख, ग, घ, ग, ये सबके जो उच्चारण करने का तरीका है वह एक ही है। जो उच्चारण करने का तरीका क का है वही ख का है, वही ग का है, वही घ का है, वह क्या है अंग का है। माने जिन व्यंजनों का उच्चारण का तरीका एक है, या यूं कहें कि जिन व्यंजनों का उच्चारण एक ही जगह से होता है उन्हें एक वर्ग में रख दिया गया है। ऐसे देखें च, छ, ज, झ, इ, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। माने अब इसे हम क्या कह सकते हैं, तो इसका पहला व्यंजन क्या है क, अर्थात इसका हम नाम क्या रख सकते हैं क वर्ग, और इसको हम क्या कह सकते हैं च वर्ग, क्योंकि पहला अक्षर क्या है च। इसको क्या कह सकते हैं, इसको ट वर्ग कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको हम त वर्ग कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं प वर्ग। ठीक है, देखिए अब हम कहते हैं क वर्ग। तो क वर्ग मतलब क्या कि क के वर्ग में जितने हैं, तो क के वर्ग में कितने हैं, क, ख, ग, घ, ग, कितने हैं 5। च वर्ग कहूं तो च वर्ग में कितने आएंगे, छ, छ, ज, झ, इ, इसमें कितने हैं 5। ट वर्ग में देखें ट, ठ, ड, ढ, ड़, इसमें कितने हैं 5। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, इसमें कितने हैं 5। और प वर्ग में प, फ, ब, म, इसमें कितने हैं 5। माने प्रत्येक वर्ग में 5 5 5 है। तो कुल कितना वर्ग है, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3, 4, 5, यानी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, तो 5 वर्ग है, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण है, व्यंजन है 5, यानी 5 गुणे 5, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई 25 हो गई। टोटल संख्या कितनी हो गई 25। ठीक, अब 25 को देखते हैं। इन सारे व्यंजनों को केवल क वर्ग, इनको च वर्ग, माने इन सबको एक एक वर्ग में ही क्यों स्थान दिया गया है, तो हमने बताया कि जिनका उच्चारण स्थान एक है उनको एक वर्ग में रख दिया गया है। जैसे मैंने बताया कि जो उच्चारण का स्थान क का है वही ख का है, वही घ का है, वही घ का है। तो यहां हम लिख देते हैं उच्चारण स्थान। क्या लिख देते हैं, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अर्थात इनको उच्चरित करने में या इनका उच्चारण करने में कहां से आवाज आ रही है, या जो आवाज निकल रही है वो कहां से स्पर्श करके निकल रही है, जीभ हमारी कहां स्पर्श कर रही है। तो देखिए क, क, ख, ग, घ, तो जब इन्हें हम बोल रहे हैं ये आवाज नीचे नहीं, यही कंठ से ही निकल रही है, क, ख, ग, घ। तो क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण कहां से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। माने इन व्यंजनों के उच्चारण में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, कंठ की सहायता लेनी पड़ रही है। ये कहां टच कर रहा है, कंठ में टच कर रहा है। कहां टच कर रहा है बच्चों, कंठ में। ठीक है, देखिए कहां टच कर रहा है, कंठ में। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। अब देखें इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। कंठ कहते हैं या कंठ कह ले, कुछ भी कह ले, ठीक है, कंठ। क, ख, ग, घ, ग। अब आते हैं च वर्ग। च, च, छ, ज, झ, इ। तो देखिए बच्चों जब हम बोल रहे थे क, आवाज कंठ से आ रही थी, ख कंठ से आ रही थी, ये कंठ वर्ग में चले, कंठ में चले गए। अब आते हैं च, च। तो जब भी हम च बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है च, यह देखिए उठ के कहां जा रही है, च, छ, च, छ। ये जो जीभ है, जो ऊपर का तालु है, उसे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसमें क्या स्पर्श हो रहा था, कंठ। इसमें क्या स्पर्श हो रहा था, कंठ। हवा कंठ से निकल रही थी, और इसमें देखें च, जीभ किसको स्पर्श कर रही है, छ, छ। माने जीभ का आगे का भाग उठ रहा है और ऊपरी तालु को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है।
मतलब बिना तालु के स्पर्श से इन व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण में किसका स्पर्श जरूरी है? तालु का। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु। देखें कि जीभ का आगे का भाग उठेगा और तालु को स्पर्श करेगा। च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग में देखें ट, 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 ठ, ड, ढ, ड़। देखें ट, 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 ये च था तो जीभ का आगे का भाग तालु को स्पर्श कर रहा था तो हमने तालु कहा। अब देखें ट, ट, ट में देखें तो जीभ हमारी क्या हो रही है? मुड़ रही है। जीभ क्या हो रही है? मुड़ रही है। और मुड़ के कहाँ टच हो रही है? तालु के एकदम बीचों बीच में। ट, 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 तालु आगे नहीं एकदम बीचों बीच में टच हो रही है। जीभ मुड़ रही है और मुड़ करके कहाँ टच हो रही है? मूर्धा पे, बीचों बीच में, तालु के बीचों बीच में। ट, ठ, ड, द। देखिए जीभ मुड़ रही है और मुड़ करके तालु के बीचों बीच मूर्धा में स्पर्श कर रही है। अतः इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। देखिए ट, जीभ मुड़ेगी, आगे से मुड़ेगी और कहाँ जाकर टच होगी? एकदम तालु के बीचों बीच मूर्धा में। ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब आगे देखें त वर्ग। त, थ, द, ध, न। तो त, थ, द, ध, न। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो आगे वाला भाग है देखिए कहाँ स्पर्श हो रही है? त, 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 त। माने जीभ का जो आगे वाला भाग है वो जो ऊपरी दांत है उसके पीछे स्पर्श कर रही है। त, थ। तो इसमें जो है जीभ तालु को स्पर्श कर रही थी तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। लेकिन इन व्यंजनों के उच्चारण में त, थ, द, ध, न में जीभ कहाँ स्पर्श कर रही है? दांत के पीछे स्पर्श कर रही है। ऊपर वाला दांत जो है उसके पीछे देखें। त, थ, द, ध, न। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। माने इन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता के बिना नहीं हो पाएगा। अब आते देखें प, फ, ब, भ, म। तो देखिए बेटा यदि दोनों ओठ को अलग कर दें और बोले प, ह, क्या हम बोल पाएंगे? नहीं। अर्थात इनके उच्चारण में प, फ, ब, भ, म, इनके उच्चारण किसकी सहायता पड़ रही है? ओठ की। किसकी सहायता पड़ रही है? ओठ की। अर्थात इनके उच्चारण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ओष्ठ की या ओठ की। ठीक है। अतः इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है। तो देखिए इन 25 जो व्यंजन है इन व्यंजनों के उच्चारण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पर्श करना पड़ रहा है ना। क वर्ग के उच्चारण में कंठ का स्पर्श करना पड़ रहा है, हवा कंठ से निकल रही है। च वर्ग के उच्चारण में जीभ हमारे तालु को स्पर्श कर रहा है। ट वर्ग के उच्चारण में जीभ मुड़ करके मूर्धा को स्पर्श कर रहा है। त वर्ग के उच्चारण में जीभ मुड़ करके दांत को स्पर्श कर रहा है। और प वर्ग में जीभ जो प वर्ग में है इसमें क्या हो रहा है? हमारे दोनों ओठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो बच्चों जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा स्पर्श करके निकलती है, जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 25। अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसमें कहीं किसी कोई डाउट कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हवा स्पर्श करते हुए निकलती है या किसी न किसी जीव जो है मुंह के किसी न किसी अंग को जरूर स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिया, वर्णमाला पढ़ लिया, वर्ण के भेद पढ़ लिया। वर्ण के भेद में स्वर, व्यंजन और ये हुआ। फिर हमने स्वर पढ़ लिया कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, उन स्वरों को पढ़ लिया। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्यंजन कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। और पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है। अब इसके आगे का जो 3 भाग है कि व्यंजन के जो 3 भाग और होते हैं वो हम लोग बच्चों अगली क्लास में जो है पढ़ेंगे। और इसका जो होमवर्क होगा या जो भी नोट्स होगा वो स्कूल की वेबसाइट पे दी जाएगी। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हैप्पी रहें। ठीक है बच्चों।